Good evening, my dear students. आवाज आ रही है? बताओ, आवाज आ रही है? Good evening, sir. Good evening, everyone. Again. Yes, sir, Ali. तो पहले अपन डिस्कशन ही करेंगे आज, है ना? पहले आप लोग इसके क्वेश्चंस पूछ लो पेपर के, फिर अपन शीट डिस्कस करेंगे. अगले क्वेश्चंस अगली क्लास से अगला चैप्टर चालू करेंगे. बताओ भाई. Sir, 26. 26th क्वेश्चन देखते हैं पहले. द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. कौन सा सेक्शन सबसे आसान था तीनों में? जहां तक मेरे को सुनने में आया, केमिस्ट्री आसान लग रहा था बच्चों को, राइट? Yes, sir. The number of nucleons in 5 atoms of an element which has an atomic mass 30 AMU. देखो, आपको एटॉमिक मास 30 AMU दिया हुआ है. इसका मतलब आपको मास नंबर भी पता है 30, है ना? Yes, sir. मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो Yes, sir. नंबर न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को. Yes, ठीक sir. है. तो एक एटम में 30 न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो 5 एटम में कितने होंगे? 30 into 5 150. And सर मगर वो जो सोल्यूशन आया है इसका उसमें 12 आंसर दिया है. जो सोल्यूशन आया उसमें 12 आंसर दिया है. यस सर, मैं चेक करता हूँ एक बार फिर से. 12 दिया है तो गलत दिया होगा यार. यस सर. सोल्यूशन गलत दिया है कि आंसर की जो भेजा है उन्होंने. यस सर, आंसर की जो भेजा है उन्होंने. आंसर की में 2 आंसर दिखाया है क्या? यस सर, सेकंड ऑप्शन 26 का सेकंड ऑप्शन. कंफर्म हो ना? कंफर्म सर. ठीक है, तो फिर मैं ये चेंज करवा दूंगा, है ना? ओके सर. ये तो सर क्या 26 मार्क्स भी इसी के बेसिस पे मिले होंगे? ये तो यार मेरे को देखना पड़ेगा. मेरे को ऐसा लग तो रहा है कि इसी पे मिले होंगे. 26 Okay, का करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन. ऑप्शन. ठीक यस है. सर. एक बार जब क्लास छूटेगी एंड में मेरे को याद दिला देना कि इसके बारे में मेरे को बात करनी है ना? ओके सर. ठीक है, और बताओ. ट्वेंटी सिक्स के बाद 26 के बाद किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में? सर 32 में. यस सर, 32. 32 देख लेते हैं. सर 26 फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, वो मैं था नहीं अभी. 26 का आंसर गलत है यार. ये आएगा आंसर. तुम्हारा भी यही आ रहा होगा. यस सर. हाँ, वो चेंज करवा लेंगे अपन, है ना? कौन सा बोला? 32 दिस वन. यस सर. एक सेकेंड. ये है क्वेश्चन 32 और इसका सॉल्यूशन देखते हैं. अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी की वैल्यू दी हुई है कुछ. और एक सेकेंड. और आगे क्या कहा जा रहा है कि द अनसर्टिनिटी इन इट्स पोजीशन विल बी डेल्टा एक्स की वैल्यू पूछा जा रहा है, राइट? तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h by 4 पाई. ये इक्वेशन लगा दो. इससे नहीं आंसर आ रहा क्या? तो क्या था सर? इससे आंसर आ जाएगा यार. बस वैल्यूज डालना है. मेरे को दिख रहा है कि सारी एसआई यूनिट्स में ही है. ये भी एसआई यूनिट में है और जो पूछा जा रहा है वो भी एसआई यूनिट में है. मीटर h की वैल्यू भी आप एसआई यूनिट में डालोगे. 4 पाई सब एसआई यूनिट. तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें डाउट क्या है बताओ, जिसका भी डाउट था ये. सर मेरी कैलकुलेशन तो मिस्टेक हो गई, मुझे लग रहा है. कैलकुलेशन मिस्टेक होगी क्या?
तो कैलकुलेशन एक बार चेक करना जरूर, है ना, क्लास के बाद। और फिर भी अगर ना आंसर आए, आंसर ना मैच करे, तो मुझसे जरूर पूछना, है ना, मैं पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा, तो समझ में जाएगा कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ठीक है, जिसका भी डाउट था। Yes, sir. राइट, ओके, Yes, sir. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, मानस ने क्या लिखा है कि सर मैंने आंसर की ग्रुप पे भेजी है, शुक्रिया। 39 के पहले कोई? 39 के पहले कोई? ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें केमिस्ट्री ज्यादा आसान था, तो आइडियली आपको केमिस्ट्री अराउंड 40 मिनट्स में खत्म करके बाकी जो टाइम है मैथ्स और फिजिक्स पे देना चाहिए था, है ना। 40 मिनट से ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं देना चाहिए इस पेपर में। आईयूपीएसी नेम कंपाउंड का ये पूछा जा रहा है आपको। देखो, आईयूपीएसी नेम में हमको सबसे पहले वो सिलेक्ट करना पड़ता है, क्या, मेन चेन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, फिर अनसैचुरेशन, है ना, तो अनसैचुरेटेड पोजीशंस मैक्सिमम वो आपको यहां पे दिख रही है ब्रांच में। साइकिल में तो अनसैचुरेशन है नहीं, ब्रांच में अनसैचुरेशन है, तो ब्रांच से ही अपन को मेन चेन मिलेगी। मतलब ये लाइन को थोड़ा मैं और अच्छे से बोलता हूँ, ब्रांच वर्ड यूज करना गलत है यहाँ पे। जो एसाइक्लिक पार्ट है उससे आपको मेन चेन मिलेगी, क्योंकि एसाइक्लिक पार्ट में अनसैचुरेशन आ रहा है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? जो चेन सिलेक्शन के रूल्स अपन ने लिखे हैं वही ऑर्डर मैंने फॉलो किया, कुछ नया इसमें नहीं किया। तो एसाइक्लिक पार्ट में आपको मेन चेन मिलेगी, और ये वाला जो कार्बन है ना, जो मेरा पॉइंटर जहां इंडिकेट कर रहा है जिसपे डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन, ये दोनों मेन चेन का पार्ट होंगे फॉर श्योर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, तो ये 5 कार्बन की जो चेन है ये मेन चेन हो जाएगी, है ना। तो अब देखो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं। 39th क्वेश्चन, इसमें रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे क्या जो लिखे हुए हैं? गलत आंसर आ रहा है क्या? सी डबल बॉन्ड सी, और ये 3 कार्बन है, और एक सेकेंड, और ये लास्ट थर्ड कार्बन से एक कार्बन नीचे लटकाया हुआ है, मतलब ये, है ना, इसका आपको वो करना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो ये 5 कार्बन मेन चेन में जाएंगे, ठीक है। मेन चेन का अपने डिस्कशन किया था कि ये 2 कार्बन तो मेन चेन में आएंगे ही, क्योंकि अनसैचुरेशन है यहाँ पर। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ये वाला कार्बन भी मेन चेन में आएगा। अब नीचे जाएंगे तो 1 कार्बन मिलेगा, सीधे जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेंगे, तो ज्यादा लंबी चेन ले लेते हैं। तो ये अपनी मेन चेन हो गई, है ना, ये अपनी मेन चेन हो गई। नंबरिंग की बात हम करें तो नंबरिंग भी डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट होगी, नंबरिंग भी हो गई। तो 5 कार्बन मतलब पेंट, 1 पे ईन, और ब्रांचेस लगा दो, तो ये है साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल और मिथाइल, ठीक है। अब साइक्लोहेक्साइल लगा है पहली पोजीशन पे और मिथाइल लगा है तीसरी पोजीशन पे, तो ये वाला ऑप्शन चेक कर लो। 1 साइक्लोहेक्साइल, 3 पे मिथाइल, पेंट 1 इन, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है क्या? फर्स्ट ऑप्शन ही है सर। हाँ तो सही है ना, इसमें डाउट क्या है? आसानी था ये क्वेश्चन, तो ज्यादा टफ नहीं है, इससे टफ टफ क्वेश्चन अपन ने किए हैं शीट में, है ना। मतलब ये बात तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कि क्वेश्चन आसान था? पहले तो ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए अपन को कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन टफ है। अगर आपको आसान क्वेश्चन भी टफ लग रहा है, मतलब किसी को भी इन जनरल, तो फिर दिक्कत है। फिर आप, इसका मतलब ये कि आपने शीट के क्वेश्चन सही से सॉल्व ही नहीं किए, है ना। तो अपनी गलतियों को सुधारते रहें। और सर बताओ 41। आगे। और इससे पहले मानस क्या कह रहा है कि 32 का आंसर 3 ही दिया है आंसर की में। 32, एक मिनट रुको, 32 का आंसर 3 दिया है, तो दिक्कत क्या है? मतलब 3 नहीं होना चाहिए क्या मानस? बताओ मानस भाई, जल्दी जल्दी थोड़ा। आंसर 3 दिया है तो 3 नहीं होना चाहिए क्या?
मुझे पता नहीं है, मैं सॉल्व नहीं किया क्योंकि। सर मेरा तो 3 आ रहा था। हाँ 3 होगा यार, हर क्वेश्चन तो नहीं गलत होगा, एक आध गलती से कभी कभार ही होता है। कोई बात नहीं, और बताओ आगे 39 के बाद कौन सा था? 41। 41। 41st क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, गलत बताना है अपन को। तो तो ये पहले ये बात कर रहा है चेन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। पहले आप चेक कर लो आइसोमर्स ये दोनों है भी कि नहीं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन इसमें। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी सेम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, देख के समझ में आ रहा है ये। तो दोनों का डीयू भी सेम है ना, दोनों का डीयू भी सेम है और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, तो अपन कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। ध्यान से सुनना, मतलब मैं ओरली बोल रहा हूँ, है ना, मैं लिख नहीं रहा, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना ध्यान से। दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम है और दोनों का डीयू सेम है, इसलिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आएगा, ठीक है। तो और स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो देख के समझ में आ रहा है, तो आइसोमर्स तो ये है, मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो है। अब ये किस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर है? तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है ना, और मेटामर्स ये है नहीं, ठीक है। फिर आता है चेन आइसोमर्स। तो आप मेन चेन की लेंथ देखो, 1 2 3 4 5 चेन आइसोमर्स होंगे, ये देख के समझ में आ रहा है ना, क्योंकि चेन इसकी आड़ी टेढ़ी हो रही है। पोजीशन आइसोमर्स तो बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि, तो चेन आइसोमर्स ही होंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? आप मेन चेन की लेंथ लेके देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, फिर ये और ये डबल बॉन्ड, COH का कार्बन और डबल बॉन्ड, ये चारों मेन चेन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कार्बन की मेन चेन आएगी और यहाँ पर ये वाली मेन चेन आएगी। इसमें मेन चेन में किसी को डाउट तो नहीं तो मैं समझाता हूँ डिटेल में। मेन चेन में किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, मेन चेन कैसे सिलेक्ट हुई है? ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ किसी को डाउट नहीं है ना। इसमें एक बात है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। आपको याद होगा कि अपन ने मैंडेटरी मैंडेटरी लिखा है अपन ने, है ना, मैंडेटरी वर्ड का हमने यूज किया है जब अपन ने चेन सिलेक्शन के रूल्स लिखे थे, राइट। मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, अपन ने चेन सिलेक्शन में कुछ इस तरह से लिखा था, मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मैक्सिमम अनसैचुरेशन होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, एंड सो ऑन। आगे साइक्लिक, एसाइक्लिक वगैरह, इस तरह से अपन ने लंबा सा ऑर्डर लिखा था। यहाँ पर अपन ने इन सब के नीचे अपन ने मैंडेटरी लिखा था, अगर आपको याद हो तो। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी वर्ड का मतलब ये होता है कि ये तो आपको चेक करना जरूरी है ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो क्वेश्चन में अपन को कंपाउंड दिया है, वो मैं 1 मिनट बना देता हूं। अगर आपने शीट ढंग से की होगी तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखा होगा जहां पे मैंडेटरी रूल को चेक किया होगा। मैं उस बात को हाईलाइट कर देता हूं। इन दोनों कंपाउंड में आपको कंपैरिजन करने के लिए बोला जा रहा है ना, पूछा जा रहा है कि चेन आइसोमर्स है कि नहीं। तो बेसिकली हमें मेन चेन डिसाइड करना है इसमें। तो आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है ना। तो ये वाला कार्बन मेन चेन का पार्ट तो हो ही गया, ये वाला हो गया, फिर आगे जाओगे तो ये भी हो ही गया। तो अब बात आती है कि भाई आप लेफ्ट साइड में जाओगे कि राइट साइड में जाओगे। तो हम वो मेन चेन लेते हैं। ये मैंडेटरी वर्ड का मतलब क्या है कि आपको ये चारों चेक करना है ना, आपको ट्रिपल बॉन्ड यहां तक चेक करना है। तो कहने का मतलब क्या कि जब आप यहां पहुंच गए, अब जैसे आपको यहां पर डबल बॉन्ड मिल रहा है तो आप इसको मेन चेन लोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, सभी लोग इस पर ध्यान दें। आप इसको मेन चेन लोगे क्योंकि आपको यहाँ पे अनसैचुरेशन मिल रहा है, तो ये अपनी मेन चेन होगी, है ना। अभी इस क्वेश्चन में अपन को कंफ्यूजन इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आप इधर, इसके बाद अगर आप इस साइड जाते तो भी दो कार्बन मिलते, इधर जाते तो भी 2 कार्बन मिलते, और इधर आते तो भी 2 कार्बन मिलते। तो यहां पर तो दिक्कत अपन को इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अपन तीनों साइड अपन को 2-2 कार्बन मिल रहे हैं। तो हमने देख लिया कि भाई जहां डबल बॉन्ड है वो हमने मेन चेन डिक्लेयर कर दी। लेकिन
अगर ये इस तरह से थोड़ा एक्सटेंडेड होता मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल अगर इस तरह से होता मान लो, तो फिर कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता था कि यहाँ तक तो ठीक है, फिर अपन कुछ स्टूडेंट ऐसा बोल सकते थे कि हम लेफ्ट साइड में मेन चेन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको ज्यादा लंबी चेन मिल रही है, जो कि गलत है ना। गलत क्यों है? क्योंकि आपने मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देख लिया, उसके बाद मैंडेटरी का मतलब ये है कि आपको ये सारे रूल्स चेक करते हुए मेन चेन देखना है, ठीक है। तो अगर अनसैचुरेशन है तो आपको अनसैचुरेशन को कंसीडर करना है, फिर लेंथ को कंसीडर नहीं करना। जो ऑर्डर आप देखोगे उसमें लेंथ बाद में आता है, अनसैचुरेशन पहले आता है। तो आपको मैक्सिमम अनसैचुरेशन लेते हुए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लेते हुए फिर सबसे लंबी मेन चेन लेना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ये मेन चेन होगी इन एनी केस, है ना। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कार्बन मेन चेन का पार्ट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर आगे तो बस अपन को लेफ्ट साइड ज्यादा लंबी चेन मिल रही है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये 4 कार्बन की मेन चेन है, ये 4 से ज्यादा कार्बन की मेन चेन है। मेन चेन की लेंथ डिफरेंट है, मतलब दे आर चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो अगर ये, एक सेकेंड, पेपर कहाँ गया? तो अगर ये, अब यहां पर तो पहला ऑप्शन जो है वो चेन आइसोमर्स कह रहा है, सही है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे इसमें कौन से ऑप्शन में डाउट है वैसे 41 में, कि सारे एक्सप्लेन करना है? एक बार वो सर भी बता सेकंड दो। में डाउट है, मुझे लग रहा है कि फोर्थ है। सेकंड में तुम्हें डाउट है इसमें? यस सर, क्योंकि सर जो आंसर किए सर उसमें सेकंड सही आंसर दिया है, मतलब ये सेकंड आंसर है इसका। एक मिनट अपन डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो पहले तो आप चेक कर लो आइसोमर्स है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, नंबर ऑफ एटम सेम है, अनसैचुरेशन भी सेम है दोनों में, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, तो दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो हैं, ठीक है। अब आप इसकी, इसमें फंक्शन, ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मेटामर्स भी नहीं होगा। चेन आइसोमर्स चेक करो। तो चेन आइसोमर के लिए आप एक दो, चेन आइसोमर्स के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, साइक्लिक एसाइक्लिक पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देखते हैं लेंथ, ठीक है। तो सबसे लंबी चेन कौन सी होगी इसमें? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये वो है यार, चेन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, चंद्रवान, यस है ना। मेन चेन की लेंथ डिफरेंट आ रही है दोनों में। तो सर मैंने गलती तो कर दी इसमें, क्योंकि सर मैंने इथाइल ग्रुप देखे दोनों में, और दोनों में वो देखा क्लोरीन। सर मैंने वो गलती कर दी कि मैंने इसे पोजीशन आइसोमर मान लिया। नहीं, ऑर्डर में चेक किया करो। जितने भी रूल्स है ना यूपीएससी के, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बशर्ते आप सिर्फ ऑर्डर फॉलो करो, ठीक है। जितना ऑर्डर पे दिमाग लगाओगे उतना सही रहेगा, है ना। और बताओ इसके अलावा। इसके बाद किसी क्वेश्चन में? किसी में नहीं है क्या? सारे हो गए 50 तक? यस चलो ठीक है, शाबाश, मतलब ज्यादा डाउट्स नहीं थे इसमें। तो अब हम शीट पे आ जाते हैं। शीट देखो आप लोग। हाँ भाई, शीट में बताओ। शीट में बताओ आगे जो भी किया है, मतलब जहां से भी पूछना है। अपन ने शायद पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1, पिछली क्लास तो वैसे हो नहीं पाई थी, व्हाट्सएप पे हुई थी अपनी पिछली क्लास, उसके थ्रू अपन ने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट किया था। किसी को उसके बाद भी कोई डाउट है एक्सरसाइज 1 में तो बता दो, मैं समझा देता हूँ। एक्सरसाइज 1 का कोई क्वेश्चन अगर रह रहा होगा।
सर मैंने वो एक्सरसाइज 3 कर ली। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपन फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1 पहले बता दो, अगर उसके किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो। नहीं है तो फिर मैं पहले 2 पे आ जाता हूँ, है ना। ये एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1 के इसमें तो डाउट नहीं है, पार्ट 3 में 2 बताओ। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में कोई डाउट है किसी को? सर 2 तो नहीं करी अभी। मतलब जिसने भी करी है उसे किसी को कोई डाउट हो तो। 2 इसका मतलब तुम लोगों ने करी नहीं यार, नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्टूडेंट को सेकंड एक्सरसाइज में डाउट ना आए। सेकंड एक्सरसाइज बनाई इसलिए जाती है ताकि स्टूडेंट्स को आधे, कम से कम आधे क्वेश्चंस में डाउट आए। तो ठीक है यार, अब तुमने नहीं करी है तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पार्ट 2 बताओ। अच्छा तुम लोग टाइप कर दो भाई तुमने कौन सा क्वेश्चन किया है, सीधे अपन उस पे आते हैं। बाकी तुम कौन सा बोल रहे हो एक्सरसाइज 3 में? सर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अभी मैं एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पे आ रहा हूँ, है ना। बताओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पूछ रहा है मानस, 1 मिनट रुको, पहले एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 देख लेते हैं। भाई किया हो तभी पूछना है ना, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए मत पूछना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। बिना किए डाउट पूछने से कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। तो हम बात कर रहे हैं हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक डाइब्रोमोब्यूटेन्स आर पॉसिबल। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मानस तुम्हारे कितने आ रहे थे, कुछ बता सकते हो उसमें? कुछ अपने विचार व्यक्त कर सकते हो क्या? क्यों मानस? सर नंबर कैसे निकालते हैं? सर ये नहीं पता। नंबर कैसे निकालते हैं वही यार, ट्राई मतलब बना बना के देखना पड़ता है और क्या। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन 6। ध्यान से देखिए सभी लोग। हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमरिक, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा जा रहा है किसके? डाइब्रोमोब्यूटेन्स के, है ना। डाइब्रोमो मतलब, डाई मतलब दो, तो 2 ब्रोमीन लगे हैं किस पे? ब्यूटेन पे। तो पहले तो ब्यूटेन बना लो। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ये बना लिया ब्यूटेन। और अब आपको इस पे लगाना है 2 ब्रोमीन, है ना। तो भाई 2 ब्रोमीन लगाना चालू करो। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा केसेस बना के किया करो, ठीक है। तो केस वन क्या? जब 4 कार्बन की मेन चेन ली, है ना। अभी अपन जितने भी स्ट्रक्चर्स देखेंगे उसमें 4 कार्बन की मेन चेन रहेगी। अब देखो इन 4 कार्बन पे आपको 2 ब्रोमीन लगाना है ना, और ऐसे लगाना है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं फिर से 2 केसेस में डिवाइड कर देता हूं। 1 मिनट रुको। देखो इसको मैं फिर से 2 केसेस में डिवाइड कर देता हूं कि दोनों कार्बन, सॉरी 2 ब्रोमीन अपन को लगाने हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, ऐसे क्वेश्चन गेम जैसे होते हैं, है ना, बस खेलने की बात है इन्हें। 2 ब्रोमीन अपन को लगाना है, तो दोनों ब्रोमीन, 2 केस मैंने एज्यूम कर लिए, दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पे लगे, है ना। 2 ब्रोमीन ऑन सेम कार्बन, ठीक है। एक केस ये पॉसिबल है, या फिर दूसरा केस क्या पॉसिबल है? 2 ब्रोमीन सेम सेम कार्बन पे नहीं लगे हुए हैं, 2 ब्रोमीन ऑन डिफरेंट कार्बन, ठीक है। ये वाला केस मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो इस केस को मैंने बोल दिया है ए, और मैंने इस केस को बोल दिया है बी। तो अब देखो मैं केस ए को मैं काउंट कर रहा हूं। तो केस ए क्या है? केस ए ये है कि 4 कार्बन की मेन चेन है और दोनों ब्रोमीन आपको एक ही कार्बन पे लगाने हैं। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, 4 कार्बन की मेन चेन है और दोनों ब्रोमीन आपको एक ही कार्बन पे लगाने हैं। तो कोने से चालू हो जाओ, ये लगा दिए 2 ब्रोमीन एक कार्बन पे, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर। या तो फिर या तो फिर से आप लगाओगे 2 ब्रोमीन, इस बार लगा दो दूसरे कार्बन पे,
सही है ना? ठीक है, या तो फिर अब लगाओ ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन तीसरे कार्बन पे, तो तीसरे कार्बन पे लगाओगे तो वो तो इसी के जैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल। सही कह रहा हूं ना? और चौथे कार्बन पे जब लगाओगे तो वो इसके जैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल। तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो ए केस के अंदर आ रहे हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बताओ मानस, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, शाबाश। तो अब ऐसे दूसरे केस पे जाओ। अब अपन को दो ब्रोमीन अलग अलग कार्बन पे लगाना है ना, डिफरेंट कार्बन पे, सेम पे नहीं होना चाहिए। तो देखो, अब मैं बात कर रहा हूं बी वाले केस की, है ना, जब मेरे को दो ब्रोमीन डिफरेंट कार्बन पे लगाने हैं। तो जैसे ये अपनी मेन चेन है, और अगर आपको दो ब्रोमीन डिफरेंट कार्बन पे लगाने हैं, तो अब देखो ध्यान से सुनना, उसमें भी अलग अलग केसेस पॉसिबल है। या तो आप दोनों ब्रोमीन को अगल बगल लगाओ, है ना, या फिर एक छोड़ के एक लगाओ, या फिर दो छोड़ के लगाओ, है ना, यही पॉसिबिलिटीज है। या तो जस्ट बगल में लगा दो, या एक छोड़ के लगाओ, या फिर दो छोड़ के लगाओ। तो तीन केसेस पॉसिबल है, मैं तीनों लिख लेता हूं यहाँ पे। देखो बी के अंदर अगेन तीन केसेस पॉसिबल है, मैं एकदम स्टेप वाइज कर रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है? तो एकदम मतलब दो ब्रोमीन एकदम नेबर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है? और फिर इसको अपन कैसे लिखें, नेबर के नेबर का नेबर, मतलब नेबर ऑफ नेबर, मतलब पड़ोस के पड़ोस में है ना? या आसान भाषा में लिख दो यार, बीच में एक कार्बन छोड़ दिया है ना, लीविंग वन कार्बन इन बिटवीन, और लास्ट वाला केस क्या है कि लीविंग टू कार्बन इन बिटवीन, बीच में दो कार्बन छोड़ दिए। सही है, यही केसेस होंगे, और कोई केस तो नहीं होगा? बताओ भाई, बोलते जाओ। यस सर। तो अब इसमें देखो, इसमें पॉसिबिलिटीज देखो, यहां पर एक ब्रोमीन आ गया, अपन को नेबरहुड में लेना है, तो ये एक ब्रोमीन और ये दूसरा ब्रोमीन, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है? और बनाओ, और बनाओगे तो अब फिर से ये जो कपल है इसको थोड़ा बीच में शिफ्ट कर दो, और दोनों को नेबर्स में रखना है, ध्यान रखना। तो ये एक ब्रोमीन और ये यहाँ पे दूसरा ब्रोमीन, सही है? अब अगले केस में अपन यहाँ पे और यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि वो इसके जैसा हो जाएगा, सेम। सही कह रहा हूं ना? यस तो सर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी जल्दी हाँ बोलते जाओ भाई, अगर नहीं है तो। नो सर। ठीक है मानस? यस सर। अब देखो, अब अपन को एक कार्बन बीच में छोड़ना है ना? अपन को ब्रोमीन ऐसे अटैच करना है कि एक कार्बन बीच में छूटना चाहिए। तो ये एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा दिया, एक कार्बन बीच में छोड़ो, दूसरा यहाँ पे आएगा। एक केस ये पॉसिबल है, ठीक है? या फिर दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि आप एक ब्रोमीन आप यहाँ पे लगाओ, तो एक कार्बन छोड़ के दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे आएगा। देखोगे तो ये वाला सर स्ट्रक्चर क्या दोनों है, सेम ही हो जाएगा। हाँ ये सेम है, तो इसको हटा दो फिर। ठीक है, इसका मतलब इस तरह का एक ही केस पॉसिबल है। फिर लास्ट वाले पे आ जाओ, जब आपको दो कार्बन बीच में छोड़ने हो, तो उसमें तो एक ही केस पॉसिबल होगा, है ना? इसमें तो एक ही केस पॉसिबल है, ब्रोमीन और ब्रोमीन, ठीक है? और कोई केस इसमें पॉसिबल ही नहीं है, राइट? यस सर। तो ये देखो, अब ये सारे केसेस खत्म हो गए अपने, अपन ने ए पार्ट भी पूरा देख लिया, बी पार्ट भी पूरा देख लिया। अब जाके अपना केस वन खत्म हुआ है। केस वन क्या था कि जब आपने चार कार्बन की मेन चेन ली है, सही है? अब जाके अपना केस वन खत्म हुआ है। अब हम आएंगे केस टू पे। केस टू में हम क्या कंसीडर करेंगे, बताओ, सर बोलो। तीन की मेन चेन। तीन कार्बन की मेन चेन, शाबाश शाबाश। केस टू में अपन तीन कार्बन की मेन चेन लेंगे, तीन कार्बन की मेन चेन बनाओ। तो जो ब्रांच है वो बीच में ही आएगी, है ना? ब्रांच की और कोई पोजीशन पॉसिबल नहीं है, ब्रांच यहीं पे आ सकती है। तो तीन कार्बन की मेन चेन का यही एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो अब बस इसमें भी वही वही हिसाब लगाने लगो। दो ब्रोमीन आपको लगाने हैं, तो दोनों सेम कार्बन पे होंगे, है ना?
फिर से मैं वही दो केस बनाता हूँ, 2 ब्रोमीन आपको लगाने हैं, दोनों 2 ब्रोमीन ऑन सेम कार्बन एंड 2 ब्रोमीन ऑन डिफरेंट कार्बन, सही है। तो इसको मैं बोल देता हूँ Yes, sir. केस, इसको दूसरा अल्फाबेट बोल दो, ये केस P है, ये केस Q है। तो P वाला देखते हैं, है ना, P वाला देखते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अपन को समझ में आ गया करना कैसे है। P वाले में अपन को इस मेन चेन पे 2 ब्रोमीन लगाना है, तो आप वो 2 ब्रोमीन यहाँ पे लगा सकते हो एंड वाले कार्बन पे, है ना। इस वाले कार्बन पे लगा सकते, इस वाले कार्बन पे लगाओ या इस कार्बन पे लगाओ या इस कार्बन पे लगाओ, ये तीनों कार्बन सेम है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। दिस कार्बन एंड दिस कार्बन आर सेम, Yes, sir. डाउट तो नहीं है इस चीज में मानस? Sir. क्या? No, sir. हाँ ठीक है। तो बस अपन ने इस कार्बन पे लगा दिया। अब एक पॉसिबिलिटी ये बचती है कि आप इस कार्बन पे लगा दो। इस कार्बन पे आप लगा नहीं सकते हो, क्योंकि इस कार्बन पे इसके जो 3 बॉन्ड्स हैं वो ऑलरेडी बॉन्डेड हैं, है ना। तो अगर अपन को 2 ब्रोमीन लगाना है तो उसके लिए कार्बन पे कम से कम 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो उन 2 हाइड्रोजन को हटा के आप 2 ब्रोमीन लगाओगे। इस कार्बन पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक ही ब्रोमीन लग पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला केस, मतलब इस कार्बन पे ब्रोमीन लगे दोनों, ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। तो P के केस में केवल एक ही स्ट्रक्चर बन पाएगा। मानस, ये डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर। तो अब आ जाओ Q पे। सर उसमें भी एक ही केस बन रहा है। हाँ एक ही बनेगा, मतलब अब तो हो ही गया, क्वेश्चन खत्म ही हो गया, खत्म ही कर देते हैं अब तो। बस अब Q में आपको क्या करना है, आपको 2 ब्रोमीन डिफरेंट कार्बन पे रखने हैं। तो अब पॉसिबिलिटीज देखो, 2 ब्रोमीन या तो आप अगल बगल रखोगे, है ना, या फिर एक छोड़ के एक रखोगे, है ना, ओके सर। ठीक है। या फिर ऐसे भी रख सकते हो डायगोनली, मतलब हाँ वही बात हो गई। 2 ब्रोमीन या तो आप अगल बगल में रखोगे या फिर एक छोड़ के एक रखोगे, है ना। इससे ज्यादा कोई केस पॉसिबल नहीं है। जब आपको 2 डिफरेंट कार्बन रखने हैं तो 2 ब्रोमीन जब आपको रखने हैं तो वो या तो नेबर बनेंगे, है ना, या फिर एक कार्बन बीच में छोड़ देंगे, लीव 1 कार्बन इन बिटवीन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लेना चाहो तो। अब इसको मैं केस C बोल देता हूं, इसको मैं केस D बोल देता हूं। तो ये दोनों केसेस एक एक करके देखना पड़ेगा। तो हम पहले C केस देखते हैं। तो C केस में ये आपका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्केलेटन पहले वो बनाते हैं, C और इसमें आपको 2 ब्रोमीन नेबर में रखने हैं एक दूसरे के। तो देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। एक ब्रोमीन अगर यहाँ पे रखा तो दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, है ना, एक स्ट्रक्चर। फिर एक ब्रोमीन यहाँ पे रखोगे तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, वो सेम हो जाएगा इसी स्ट्रक्चर के, है ना। तो वैसा अपन करेंगे नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। मतलब फिर एक ब्रोमीन यहाँ पे रखोगे फिर दूसरा यहाँ पे, वो फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों कार्बन तो सेम है ना। अभी अपन ने बात की थी कि ये तीनों Yes, कार्बन sir. तो सेम है। तो आप एक ब्रोमीन इस पे रखो, दूसरा किसी एक पे भी रखोगे, सेम ही स्ट्रक्चर आएगा वो। तो सी के लिए तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब आप आ जाओ डी पे, है ना। डी क्या कहता है कि अपन को एक कार्बन बीच में छोड़ना है। तो देखो इसमें पॉसिबिलिटीज देखते हैं। जब आपने एक ब्रोमीन यहाँ पे लगाई और आपको एक कार्बन बीच में छोड़ना है तो दूसरी ब्रोमीन यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे फिर से वही बात है कि क्योंकि ये तीनों कार्बन सेम है ना, जो ब्रोमीन है वो इन्हीं तीनों कार्बन के बीच में घूमती रहेगी, क्योंकि आपको बीच में एक कार्बन छोड़ना है। तो ब्रोमीन इस पे और इस पे लगेगी, या फिर इस पे और इस पे लगेगी, या फिर इस पे और इस पे लगेगी। वो तीनों केसेस सेम ही है इस केस के। सही है मानस? हाँ सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। तो बस ये फाइनल था। अब कोई केस इसमें बचता नहीं है, क्योंकि केस 2 में आपने 3 कार्बन ले लिए, 2 कार्बन की मेन चेन पॉसिबल हो नहीं पाएगी। तो अब आप नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स टोटल काउंट कर लो, 1 2 9 स्ट्रक्चर। 3 4
5 6 7 8 9, है ना? तो अब अपन वापस आ जाते हैं शीट पे। अरे इसमें 6 क्यों दिया है? 6 दिया है ना इसमें आंसर, तो 6 क्यों दिया है यार? 6 तो गलत होना चाहिए। हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक डाइब्रोमोब्यूटेन्स? डाइब्रोमोब्यूटेन्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उसमें सारे आएंगे, चेन आइसोमर्स भी आएंगे, पोजीशन आइसोमर्स भी आएंगे। हमने सारे आइसोमर्स कंसीडर कर लिए। अपना 9 ही आ रहा है ना मानस, ये 6 क्यों दिखा रहा है फिर? बताओ, कुछ गलत तो नहीं किया अपन ने? तो पीछे भी आंसर सही दिया है। पीछे भी आंसर 6 ही दिया है क्या? हाँ सर। 6 कैसे हो सकता है यार? इसमें 1 मिनट रुको, वैसे मैं देख लेता हूँ। मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ भी गलत किया है, क्योंकि बहुत अपन ने स्टेप बाय स्टेप किया है। कोई स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है क्या? रिपीट कैसे करेगा यार? ब्रोमोब्यूटेन, डाई ब्रोमोब्यूटेन। ओ अच्छा अच्छा, इसमें ये दिक्कत है। देखो इसमें प्रॉब्लम ये है, मैं समझ गया इसमें क्या दिक्कत है। देखो ब्यूटेन कौन कौन सा है, एक बार मैं इसको वेरीफाई कर दूं फिर बताता हूँ। ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है, फिर ये ब्यूटेन है, ये 5 हो गया, ये 6, ये IUPAC। प्रोपेन हो गया यार। ये दिक्कत ये है, हाँ। ये जो है 3, मतलब ये जो 4 है, ये वाला नहीं, ये जो 3 है ये प्रोपेन आ रहे हैं। इसमें दिक्कत ये देखो, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताना है डाइब्रोमोब्यूटेन्स के। तो ब्यूटेन अगर इसने बोला है ना, तो आपको मेन चेन में ब्यूटेन ही लेना है। वैसे क्वेश्चन गलत है यार, पता है? क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि ब्यूटेन से अपन को ये पता चल रहा है कि 4 कार्बन है, अब 4 कार्बन को कैसे भी जमाओ। सर इनकम्प्लीट है। हाँ मतलब मेरे हिसाब से, आंसर देखो मैं गलत। पूरा पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो। मेरे हिसाब से जो ब्यूटेन वर्ड है, ब्यूटेन वर्ड के अपन सारे पॉसिबल अगर स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाए तो उतने आएंगे जितने अपन ने बना लिए हैं, 9। अब यहाँ पे आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे इसने अगर ब्यूटेन स्पेसिफाई किया है, तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा होगा कि ब्यूटेन मतलब आपको 4 कार्बन की ही मेन चेन लेना है। मतलब ब्यूटेन होना चाहिए। इस लाइन का क्या मतलब है? देखो ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन होना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है कि जब आप इस कंपाउंड का नाम लिखोगे, तो इसमें नाम ब्यूटेन नहीं आएगा। इसका नाम क्या आएगा? मैं इसका नाम लिख के बता देता हूं। देखो इसका नाम आएगा, ये आपकी मेन चेन हो जाएगी, है ना? ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। तो सर इसका 2 नाम क्या मिथाइल आएगा? पेंटेन आएगा। नहीं, 2 मिथाइल पेंटेन। नहीं, पेंटेन क्यों आएगा प्रोपेन। भाई? सर प्रोपेन आएगा। प्रोपेन। 2,2 सॉरी 1,1 डाई ब्रोमो, क्योंकि बी जो है वो एम के पहले आता है। 1,1 डाई ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, सही है? यस सर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर प्रोपेन आ रहा है, ठीक है? और इन स्ट्रक्चर्स के आप नाम लिखोगे तो इसमें सब में ब्यूटेन ब्यूटेन आएगा नाम में, है ना? जैसे इसका किसी का भी एक इसका नाम लिखे हम, तो ये क्या आएगा? 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, सही है? ठीक है। तो अब यस सर। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा कहना चाह रहा है कि जब क्वेश्चन ने ब्यूटेन नाम लिख दिया, ध्यान से सुनना, जब क्वेश्चन ने ब्यूटेन नाम लिख दिया इसका मतलब ब्यूटेन चेंज नहीं होना चाहिए नाम में, है ना? ब्यूटेन तो आना ही चाहिए। तो ब्यूटेन तो तभी आ पाएगा जब आप 4 कार्बन की मेन चेन लोगे, ठीक है? अगर अगर अपन को आंसर 9 लाना होता है इस क्वेश्चन में,
अभी तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 दिया हुआ है इन्होंने, अगर अपन को इस क्वेश्चन का आंसर 9 लाना होता जो कि अपन को लग रहा है, उस केस में क्वेश्चन कैसा आता कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक डाइब्रोमो कंपाउंड्स आर पॉसिबल फॉर, मैं रुको क्वेश्चन चेंज करके बताता हूं तुम्हें तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने कॉपी पेस्ट की, एक सेकेंड, हाँ, तो क्वेश्चन अपन को ये दिया हुआ है जो अपनी उसमें शीट में छपा हुआ है। अगर आप इसको क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर लो कि आप इसको तो काट दो ब्यूटेन्स, और आप किसी भी एक कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल लो, फॉर्मूला सबके लिए सेम आएगा। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें 4 कार्बन है, 2 ब्रोमीन है, और हाइड्रोजन गिन लो कितने हैं। तो जब मैं हाइड्रोजन गिनूंगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 और 3 5 और 3 8, 8 हाइड्रोजन है टोटल, C4Br2H8। तो क्वेश्चन ये होता कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक डाइब्रोमो कंपाउंड्स आर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूल C4Br2H8, H8 ही है ना, हाँ H8। समझ में आया क्या नाम है मानस? तो क्वेश्चन जैसे अगर इस तरह से होता C4Br2H8, इसका मतलब ये है कि उसने बस अपन को नंबर ऑफ एटम्स बताए हैं, उसने ये नहीं बताया कि आपको बेसिक स्केलेटन क्या पकड़ के चलना है। तो इस केस में अगर क्वेश्चन ये होता तो अपना आंसर आता 9। क्वेश्चन एक्चुअली इन्होंने बोल दिया कि भाई आपको ब्यूटेन ही कंसीडर करना है ना, तो नाम में ब्यूटेन आना चाहिए, मतलब नाम में प्रोपेन नहीं आना चाहिए, जो अपना यहाँ पे ये प्रोपेन आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए। इसीलिए अपन ये 3 कार्बन वाली मेन चेन वाले स्ट्रक्चर्स नहीं कंसिडर करेंगे। समझ में आया? यस सर। क्या नाम है मानस? अच्छा क्वेश्चन हाँ था सर, ये, आगे। है ना? इस लैंग्वेज पे ध्यान रखना थोड़ा, इसमें कई बार गलती हो जाती है स्टूडेंट से। ठीक है, और बताओ। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब इसने बोल दिया कि डाइईन्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8, तो अब इसने फॉर्मूला बताया ना C5H8, तो अब अपन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख लेंगे जैसे अपन ने 6th में किया था। समझे मानस? यस सर। और बताओ। सर बन जाएंगे सर। बाकी तुम बताओ, एक्सरसाइज 3 का कौन सा था? सर 3 का पार्ट 1 का फर्स्ट। पार्ट 1 का फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपन को हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो ये मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन शायद इस पे पहले भी आया था। तो आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से कर सकते हो। मतलब इसमें ये सब डाउट क्या है, वही थोड़ा था। पूछो तो मैं बताता हूँ। पर मतलब उसको कैसे करना, मतलब अप्रोच समझ नहीं आ रही। कैसे करना है वो वाला क्वेश्चन याद है जो हाइब्रिडाइजेशन पे किया था अपन ने? एक क्वेश्चन था ना हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सरसाइज 1 में, याद आ रहा है कुछ? हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन किया था जिसमें टेबल बनाई थी अपन ने। हाँ सर, किया था। तो एक बार उस क्वेश्चन को देखना, उस क्वेश्चन में अपन ने बताया कि एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इस वाले कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन, जैसे जैसे ये फर्स्ट का ए आंसर सही है ना, तो ए का मतलब ये है कि इस कार्बन का जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो वो sp2 आएगा, फिर इस कार्बन का निकालोगे तो वो sp2 आएगा, फिर इसका निकालोगे तो वो sp आएगा, फिर इसका निकालोगे तो वो sp आएगा, है ना? हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अपन को नहीं निकालना होता, ठीक है? यस। तो लेफ्ट टू राइट की वो बात कर रहा है, मतलब वो कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशंस की बात कर रहा है। यस। तो अब करके देखना बाकी, एक बार फॉर्मूला उसमें लिखवाया था मैंने, है ना? यस। तो अब करके देखना, अब नहीं हो तो फिर दोबारा पूछ लेना, है ना? मैं फिर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे लग रहा है कि अब इतने में हो जाएगा। बाकी हाँ सर। हाइब्रिडाइजेशन वो क्वेश्चन वैसे इस चैप्टर में कायदे से आना नहीं चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग का ही क्वेश्चन है,
तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब अपन केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो तब अपन से ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। और बताओ सर अब 10th में correct combination of names for isomeric alcohols with molecular formula C4H10O। तो आइसोमेरिक एल्कोहल्स उससे बताना है। हाँ हाँ बोलो। उससे पहले 9th में भी था एक। चलो पहले 10th ही देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन 10 और इसका सोल्यूशन देखते हैं। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल्स है ना, आइसोमर्स हमें देखना है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है। तो C4H10O के करस्पॉन्डिंग आप DU कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0, ठीक है। DU 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना। यस DU एक्चुअली देख के भी समझ में आ जाता है कि जैसे C4H10 मतलब ये एल्केन के टाइप का मॉलिक्यूल है ना। यस तो एल्केन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होता है, तो ऐसे देख के भी समझ में जाता है, फॉर्मूला लगाने की हर बार नहीं जरूरत है, फॉर्मूला लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका DU 0 है, ये मेरे को क्लियर हो गया। तो अब कौन से ऑप्शन में डाउट है वैसे, कि सब में ही है क्या? सर मतलब समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे मैं ये ऑप्शन बता देता हूँ, टर्ट ब्यूटेनॉल। टर्ट मतलब होता है टर्शरी, तो ब्यूटेनॉल, और आपको टर्शरी मतलब 3 डिग्री रखना है, मतलब डिग्री। ये जो 3 डिग्री है ये किसकी डिग्री है? अल्कोहल की, राइट। यस डिग्री अल्कोहल की होती है, इसका मतलब अल्कोहल मतलब OH। OH OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी तो अपन इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे ना। यस सर वैसे मुझे ना सी और डी में ही डाउट था। तो ए नहीं एक्सप्लेन करूं? यस ये तो सी हो और गया था। सी और डी देख लेते हैं। सी में देखो एन पहले आया है, तो एन का मैंने बताया था नॉर्मल, सीधे सीधे सीधी चेन वाला है ना। ब्यूटेन ऑल है ना, तो ये OH। ये जो सीधी लाइन होती है ना, उसको उन कंपाउंड्स को अपन एन बोलते हैं, ठीक है। ये पहले भी बताया था ना, शायद याद आ रहा है बाकी। यस सर बताएं। हाँ ठीक है, फिर ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन और पहली पोजीशन पर आपने ऑल लगा दिया, तो ये तो सेम हो गए ना, दे आर सेम, दे आर नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, सेम स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर्स नहीं बोल सकते। अच्छा हाँ। इसमें पूछा क्या है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल्स फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल्स नहीं, लेकिन ये आंसर में दिया हुआ है ना। यस सर। आंसर तो सही दिया हुआ है, 1 मिनट रुको यार, ये क्या कह रहा है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल्स, मतलब जब 2 एल्कोहल्स एक दूसरे के आइसोमर हो तो उनका नाम, नेम्स फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसकी लैंग्वेज, जैसे अभी सी ऑप्शन अपन, चलो अपन इसको छोड़ देते हैं, स्ट्रक्चर बना के छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा अपन को कंफ्यूजन लग रहा है इसमें। तो अपन और ऑप्शंस देख लेते हैं, और ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। जैसे मैं ए ऑप्शन की बात करूं, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, टर्ट ब्यूटेनॉल, ये होगा टर्ट ब्यूटेनॉल, और ये होगा 2 पे मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2 पे मिथाइल और 2 पे ही इसने ऑल लगाया है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है ना। फिर ये दोनों स्ट्रक्चर भी सेम है, ठीक है। और ऐसे ही बी ऑप्शन अगर अपन देखें तो टर्ट ब्यूटेनॉल एंड 1,1 डाई मिथाइल इथेन 1 ऑल, है ना। बी ऑप्शन देखो आप, टर्ट ब्यूटेनॉल एंड 1,1 डाई मिथाइल इथेन 1 ऑल, इथेन
और 1,1 डाइमिथाइल, इथेन और 1 पे ऑल, तो 1 पे ऑल, ये तो नाम ही गलत है यार। इसका जो इन्होंने नाम लिखा है ना 1,1 डाइमिथाइल इथेन 1 ऑल, ये नाम गलत है आईयूपीएसी के रूल के हिसाब से, क्योंकि मेन चेन 3 कार्बन की आएगी तो नाम में इथेन नहीं आएगा, प्रोपेन आएगा। यस है ना, तो ये नाम गलत हो गया, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। मतलब स्ट्रक्चर सेम है इन दोनों का, है ना, स्ट्रक्चर वाइज ये सेम है, लेकिन इसका नेम गलत है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन तो हटा ही दिया। अब मैं एक और ऑप्शन देख लेता हूं, डी, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल लगा हो, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 पे ऑल और सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल। तो नाम भी सही है, स्ट्रक्चर भी सही है ना, स्ट्रक्चर सेम है। यस सेम सेम है, ठीक है। तो देखो बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन में किया क्या है, इस क्वेश्चन की मेरे को लैंग्वेज थोड़ी सी समझ में एक पहली बार में नहीं आई, तो मैंने सारे ऑप्शंस बना लिए। अब मैं दोबारा ऑप्शंस देखूंगा तो मेरे को दिख रहा है कि बी ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, जो सी ऑप्शन है उसमें 2 अलग अलग नाम लिखे हुए हैं सेम कंपाउंड के, जो ए ऑप्शन है इसमें 2 अलग अलग नाम लिखे हुए हैं सेम कंपाउंड के, है ना, और जो डी ऑप्शन है उसमें भी 2 अलग अलग नाम लिखे हुए हैं सेम कंपाउंड के। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे समझ लूं कि करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल्स, तो अगर मैं ऐसे समझू, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस लाइन का मतलब मैं ये समझू कि क्वेश्चन इन दोनों के आइसोमर्स होने की बात कह रहा है, और इस अजम्पशन के बेसिस पे मैं इस ऑप्शन को गलत कर दूं, तो फिर तीनों ही ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, सी भी गलत हो जाएगा, ए भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, मतलब चारों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बात समझ में आई पाकी? यस तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो क्वेश्चन का जो अजम्पशन निकाला, क्वेश्चन का जो मतलब मैंने समझा वो गलत था। क्वेश्चन का सही मतलब ये है कि आइसोमेरिक कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल, जैसे ये इसका आइसोमर है ना, मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 3 ऑप्शन है आपके सामने सी, ए और डी, है ना, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे आप इसको इससे कंपेयर करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है यस लेकिन सर स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इन ऑप्शंस के एक दूसरे से आइसोमर्स होने की बात कह रहा है क्वेश्चन, अच्छा है ना, बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शंस के एक दूसरे से आइसोमर्स होने की बात कह रहा है, फिर वो कह रहा है कि कौन कौन से ऑप्शन में, मतलब एक्चुअली इन्होंने जो आइसोमेरिक वर्ड यूज कर लिया ना, यहां से कंफ्यूजन हो गया। अगर ये आइसोमेरिक वर्ड यूज नहीं करता, अगर मान लो ये आइसोमेरिक वर्ड नहीं यूज करता, तो अपन क्या पढ़ते क्वेश्चन को कि करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स ऑफ एल्कोहल्स, किस किस में नेम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट है, तो फिर अपन आसानी से सी, ए और डी ऑप्शन टिक कर देते, राइट? यस सही कह रहा हूं ना मैं? तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज वाइज टफ करने के लिए इन्होंने आइसोमेरिक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में, तो ये अब अपन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन ऑप्शंस के आपस में आइसोमर होने की बात कर रहा है। अगर ये बात सही नहीं होगी तो फिर तो ऑप्शन ही मार्क नहीं हो पाएगा ना। यस ठीक है, तो मतलब कंक्लूजन ये है, इस क्वेश्चन को मैंने इतना ज्यादा डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस में कई बार ऑप्शन क्वेश्चंस लैंग्वेज के कारण टफ होते हैं, मतलब वो एक्चुअल में उतने टफ नहीं होते, बट इट्स देयर लैंग्वेज और द वर्ड्स व्हिच दे यूज व्हिच मेक द क्वेश्चन टफ। सो लाइक इफ यू विल go through the language 2-3 times along with the options, majority of the times you will be able to crack the language, right? यस तो ये आईआईटी जेईई के क्वेश्चन से बहुत होता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में समझाया, जो लैंग्वेज का हेर फेर है। और बताओ सर वो 9th में छोटा सा ही डाउट है। बताओ। सर वो एस्पिरिन में कैसे होगा? द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंटेड, एस्पिरिन का वो स्ट्रक्चर होता है ना एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, तो उसमें होता तो है COH ग्रुप,
अच्छा वो स्ट्रक्चर्स देखना तुम्हारी शीट में बने हुए हैं। एस्पिरिन का ये स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन रिंग है, OCOCH3 है ना, और ये COH। तो ये है ना वो COH फंक्शनल ग्रुप जो क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं? यस सर। तो सही है, डी ऑप्शन सही है। बाकी जो A B और C है वो आप उसमें से देख सकते हो, शीट में से, है ना, स्ट्रक्चर देख लेना, शीट में मिल जाएंगे। और बताओ। पार्ट 2 में? पार्ट 2 में सर कौन सा? सेकंड। पिक्रिक एसिड, ये तो यार वही याद करना, ये मिसप्रिंट है, पिक्रिक लिख दिया इन्होंने, ये आर नहीं आएगा, है ना, पिक्रिक एसिड है ये, और इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, कुछ भी लॉजिक नहीं है इसमें। कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड इस कंपाउंड का। सर मेरे में अलग है। अच्छा, तुम्हारे में सेकंड क्वेश्चन अलग है? यस। तो तुम्हारा क्या है क्वेश्चन, बताओ, लैंग्वेज बताओ एक बार। सो द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, उसके बाद एक कंपाउंड दे दिया। तुम्हारा ये AIEEE वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जेई मेन ऑनलाइन वाले? सर ये JEE मेन ऑनलाइन है। जेई मेन ऑनलाइन है, रुको फिर वो वाले देख लेते हैं। ये इसमें सेकंड ये वाला, हाँ यस सर यही है। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसमें बताओ यार, इसमें डाउट क्या है, ये तो हो जाएगा। एक बार इसमें डाउट बताओ क्या है बाकी। सर ये पता नहीं हो नहीं रहा मुझसे। ये वाला, इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है तुम बताओ, मतलब मेन चेन कैसे डिसाइड कर रही हो? सर वही फॉलो करके। तो फॉलो करोगी तो जैसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं इसमें, अनसैचुरेशन है, ये दिख रहा है डबल बॉन्ड, तो ये तो मेन चेन में आएगा, क्योंकि और कहीं अनसैचुरेशन है नहीं। तो ये डबल बॉन्ड को लेते हुए आपको सबसे लंबी चेन बनाना है ना? यस। तो इसको रुको मैं बना देता हूँ पहले, ऐसे इस पे डिस्कशन नहीं हो पाएगा, एक सेकेंड रुको। ये कौन सा पेज है, 89? तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 जेई मेन ऑनलाइन, है ना। क्वेश्चन है ये शायद 2। तो हमको IUPAC नेम बताना है इस कंपाउंड का। तो बाकी इसमें सबसे पहले तो आप वो लिख लिया करो, है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अपन को लेना है, फिर मैक्सिमम अनसैचुरेशन लेना है, ठीक यस है। सर वो सब। तो अनसैचुरेशन यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये जो दो कार्बन है ना, ये मेन चेन का पार्ट होंगे, है ना। दिस एज वेल एज दिस कार्बन इज पार्ट ऑफ मेन चेन, दैट गोज विदाउट अ डाउट। तो जब ये दोनों मेन चेन का पार्ट है, तो ये वाला कार्बन ले लो अब मेन चेन में, है ना, क्योंकि इससे आपको ज्यादा ज्यादा लंबी चेन मिलेगी। मतलब राइट साइड से स्टार्ट करो और इसको लेते हुए फिर लेफ्ट साइड में आओ, तो लंबी चेन मिलेगी, सही है। यस सर। अब यहां से देखो, इसके बाद ऊपर जा सकते हो, तो लाइन अपनी खत्म हो जाएगी, तो ऊपर मत जाओ, सामने आओ। सामने आओगे तो ये वाला कार्बन मेन चेन का पार्ट हो गया। इसके बाद फिर आपके सामने दो सिचुएशन है, या तो इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, दोनों सिचुएशन सेम है एग्जैक्टली, ठीक है, कहीं भी चले जाओ। तो यहाँ चले जाते हैं अपन सीधे सीधे, तो ये मेन चेन हो गई, है ना। यस फिर सर। आप बात करोगे नंबरिंग की, तो नंबरिंग में वही डबल बॉन्ड लोअर नंबर पे आना चाहिए, हाँ ये उसी नंबरिंग हो से। जाएगी 1 2 3। अब नाम लिख लोगी? सर एक्चुअली मैंने क्या किया, वो डबल बॉन्ड से ही 1 2 कर दिया था, तो वो गलत हो गया था। अच्छा, यहाँ से यस सर। डबल बॉन्ड को अपन को लोअर नंबर देना है, फर्स्ट नंबर नहीं देना। फर्स्ट नंबर में और लोअर नंबर में फर्क होता है ना।
अगर अपन को फर्स्ट नंबर देना होता तो अपन जहां पे अपन ये लिखा है ना वहां पे अपन फर्स्ट वर्ड यूज करते, फर्स्ट डक पोजीशन। ठीक है, अपन ने फर्स्ट नहीं लिखा है, अपन ने लोअर वर्ड का यूज किया है या लोएस्ट का यूज किया है। ठीक है, यस तो उस वर्ड को हाईलाइट कर लेना, तो दोबारा ये गलती नहीं होगी। और बताओ सर, बाकी तो फिर ठीक है। बाकी हो गए। बाकी और किसी को कोई डाउट है क्या इनमें? अभी शायद तुम लोगों ने किए नहीं है ये तो खैर मुझे समझ में आ रहा है ना? तो लेकिन यार वैसे कर लेना चाहिए था, क्योंकि कल से आज में काफी टाइम हो गया, और IUPAC के क्वेश्चन में फायदा ये होता है कि कैलकुलेशन कुछ लगता नहीं है, तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि ज्यादातर लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं शीट का डिस्कशन कंप्लीट मान रहा हूँ अपने एंड पे, मतलब मेरे एंड पे। लेकिन तुम लोग जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे मुझसे पूछते जाना क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। बाकी अपन अगली क्लास से नया चैप्टर चालू करेंगे। तो सर अगर आप लोगों के लिए, एक्सरसाइज हाँ बोलो। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कर लिया हो तो इनफ नहीं होगा? इनफ यार ये तो बड़ा मतलब मुश्किल शब्द है। मतलब हर एक्चुअली प्रॉब्लम ये ना कि हर व्यक्ति के लिए इनफ वर्ड का के मायने अलग अलग होते हैं, है ना? मतलब थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात हो गई कि जैसे मेरा 4 रोटी में पेट भर जाता है, हो सकता है किसी का 6 में भरे, हो सकता है किसी का 3 में भरे, हो सकता है किसी का 2 में भरे, हो सकता है किसी का 10 में भरे। तो जो तुमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना मतलब बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जैसे अब एक जनरल आंसर अगर मुझे देना हो, तो जो तुमने क्वेश्चन पूछा कि एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 इनफ है क्या, यही पूछा था ना तुमने? यस सर। तो देखो, अब इनफ का तो ऐसा है कि वो तो यार ऐसा है कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी, है ना? मतलब जितना कम मेहनत करोगे रैंक उतनी पीछे होती जाएगी, बिल्कुल ही मेहनत नहीं करोगे तो रैंक बिल्कुल ही मतलब सिलेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे तो अपन को मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अगर अच्छे से की है तो फिर आप मान के चलो कि मतलब बन जाएंगे, आपसे ज्यादातर क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, नहीं सर, मतलब एक्सरसाइज जैसे 2 पार्ट, टाइम नहीं मिला तो? हाँ हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था कि प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट के साथ कि टाइम की कमी होने लगती है, वो होगी ही, मतलब वो चीज नेचुरल है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मतलब आपको एक्चुअली क्वेश्चंस को इस ऑर्डर में सॉल्व करना चाहिए कि आप एक्सरसाइज 1 तो तब सॉल्व करते रहो जब चैप्टर चल रहा है ना? क्योंकि वो तो जैसे जैसे चैप्टर चलते रहता है, टॉपिक्स होते रहते हैं, वैसे वैसे आपको उस सेक्शन का होमवर्क भी मिलते रहता है। तो एक्सरसाइज 1 आप ड्यूरिंग द चैप्टर करते रहो, उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको रोज के टॉपिक्स जो पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको क्लियर होते जाएंगे। एक्सरसाइज 1 उस सेंस में जरूरी है कि आप डेली जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो आपको क्लियर होते जाए। एक्सरसाइज 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका बेस बनाने के लिए ज्यादा मतलब जरूरी है। बेस ही नहीं होगा तो उसके ऊपर इमारत खड़ी हो ही नहीं सकती, है ना? तो एक्सरसाइज 1 का ये सिग्निफिकेंस है। अब एक्सरसाइज 1 के बाद जैसे आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है ना? तो फिर आप एक्सरसाइज 3 कर लो पहले। ठीक है, एक्सरसाइज 3 से फायदा ये होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि IIT में मतलब JEE में और NITs में मतलब मेंस में किस लेवल के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको तब आइडिया लगेगा जब आप ये सेक्शन करोगे। ठीक है, तो इस लिहाज से एक्सरसाइज 3 इंपॉर्टेंट है ना? इसके बाद फिर आप करो एक्सरसाइज 2 है ना? उसके बाद आप करो एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में फायदा ये होता है कि एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस होते हैं हल्के से टफ, मतलब वो एक्सरसाइज 3 से भी टफ होंगे और वो एक्सरसाइज 1 से भी टफ होंगे। इसलिए आप एक्सरसाइज 2 करो एंड में, वैसे मेरे हिसाब से। तो उससे टफ क्वेश्चंस करने से क्या होगा कि जब आपको टफ क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे तो फिर आपको ये तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब भाई मेरे से टफ क्वेश्चंस ही बन रहे हैं तो आसान क्वेश्चंस जो है वो मुझसे ज्यादा बन ही जाएंगे। ठीक है, तो कौन सी यस सर। एक्सरसाइज को क्यों करना है उसको मैंने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया, है ना? इस ऑर्डर में आपको, इस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको करना चाहिए। और ठीक है, मतलब फिर जितना क्वेश्चन इस ऑर्डर में हो रहे हैं, जैसे मान लो 1 हो गया, 3 हो गया, अब मान लो 2 करने का भी टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि अगला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो उसका भी होमवर्क मैनेज करना है, फिर बाकी 3 सब्जेक्ट्स का भी मतलब बाकी 2 सब्जेक्ट्स का भी होमवर्क मैनेज करना है। तो ठीक है, एक्सरसाइज 2 फिर फिलहाल के लिए छोड़ दो, या जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उतने कर लो। फिर जैसे 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 मान लो टेस्ट आता है ना, मान लो कि भाई अब 15 दिन बाद टेस्ट है
और आपने IUPAC के एक्सरसाइज 2 के पहले 5 ही क्वेश्चन किए थे, तो टेस्ट में रिवाइज करने के लिए 5 अगले क्वेश्चंस और कर लो, तो उससे आपको नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी पैरेलल में शीट भी कंप्लीट होती रहेगी। ठीक है? यस। तो ये इस पैटर्न में कर सकते हो। और बताओ, और कुछ पूछना है क्या? और कोई डाउट तो नहीं किसी को? टेस्ट में क्वेश्चन तो नहीं छूटा था ना किसी का कोई? हाँ सर, मेरे से छूट गए थे। टेस्ट में यार कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब टेस्ट में जब भी कोई मुझसे पूछता है ना पहला इंस्ट्रक्शन, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि नो क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट विदाउट रीडिंग, है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए तीनों ही सब्जेक्ट्स में कि जो आप बिना पढ़े निकल गया हो आपके सामने से। ठीक है? तो आपको इतना टाइम डिवोट करना है, मतलब ये चीज मैं पहले भी एक्सप्लेन किया था। अभी टाइम है वैसे अपने पास 15 मिनट है, और तुम लोगों ने क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं किए तो डिस्कशन के लिए कुछ है नहीं अपने पास, तो मैं यही चीज दोबारा डिस्कस कर देता हूँ कि आप क्वेश्चन को डिवाइड किया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि जैसे आपको पता है कि आपके पास 180 मिनट है, और जितने भी क्वेश्चंस है, मान लो कि पेपर में आ गए 63 क्वेश्चंस, है ना, 21 क्वेश्चंस ईच, तो इसको डिवाइड करो 63 को, मतलब 180 को 63 से डिवाइड करो पहले। ठीक है? तो आपको ये रफली कितना आएगा? ये रफली 2.97 मिनट्स कुछ आएगा। ठीक है? 2.97 मिनट्स आएगा, मतलब आपको रफली मोटे मोटे तौर पे 3 मिनट में एक क्वेश्चन निपटाना है ना। तो अगर 3 मिनट लगाओगे पर क्वेश्चन, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता, है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान देना होता है। देखो ये आया क्वेश्चन 1, जैसे मान लो मैथ्स का क्वेश्चन 1 आया, ठीक है, जो भी है इंटीग्रेशन वगैरह, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स dx, जो भी होता है ये आपने इंटीग्रेट वगैरह किया, है ना। आपका कुछ ऑप्शन किसी फॉर्म में आया, x³/3 प्लस साइन एक्स प्लस जो भी है आगे। अब जो 4 ऑप्शन है वो इस फॉर्म में नहीं दिए हैं, ठीक है। जो 4 ऑप्शन है वो कुछ उल्टे सीधे फॉर्म में दिए हैं। 4 ऑप्शन हो सकता है ऐसे दिए हो, x³/3 प्लस कॉस एक्स, एक ऑप्शन दिया हो x³/3 प्लस 10x। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि आपसे या तो कोई सिली मिस्टेक हो गई होगी बीच में, या फिर ये जो ऑप्शन आया है इसी को थोड़ा और, मतलब ये जो आंसर आया है, ये जो स्टेप आई है, इसी को थोड़ा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? अब आप घड़ी देख रहे हो कि घड़ी में ऑलरेडी हो चुके हैं 3.5 मिनट्स, मान लो 3.5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो छोड़ो फिर इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को छोड़ो, इसके नीचे स्पेस छोड़ दो उतना, मतलब ये जितना स्पेस है ना, ये इसके नीचे छोड़ दो। स्पेस जरूर छोड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ना, स्पेस जरूर छोड़ा करो। स्पेस छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन करना चालू करो, और माइंड में ये बना दो कि 3.5 मिनट हुए हैं, तो अपन को 6 मिनट तक ये क्वेश्चन खत्म करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए अपन ने 3 मिनट रखा है। ठीक है? फिर इस क्वेश्चन को करना चालू करो, है ना। अब जब फायदा ये है कि जब आपने जैसे ये स्पेस मान लो यहाँ पे छोड़ा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना, जब आपने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, तो जब आप, अगर आपके पास गलती से एंड में टाइम बच गया, जब आप वापस आओगे ना, तो आपको दोबारा से पूरी स्टेप्स नहीं लिखनी पड़ेगी। नहीं तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि एकदम रफ वर्क करते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन 1 किया, यहीं पर क्वेश्चन 2 में कुछ कुछ सॉल्व कर दिया, फिर ये थोड़ी सी जगह यहाँ थी तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 कर दिया, है ना, फिर यहाँ पे जगह मिली तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 कर दिया। ठीक है? अब दिक्कत ये होती है कि जब बाद में आते हैं तो स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता कि यार कौन सा कहाँ पे किया है ना। पहली बात तो स्टूडेंट जनरली क्वेश्चन नंबर नहीं डालते, ठीक है, वो बहुत गलत चीज है। जब भी आप रफ वर्क कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर जरूर डालो, है ना, उससे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी होगी। और स्पेस छोड़ो, स्पेस छोड़ने से ये फायदा होगा कि आपको क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन दोबारा स्टार्टिंग से नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, जिस स्टेप से आपने छोड़ा है वहीं से यू कैन कैरी ऑन विथ योर कैलकुलेशन। ठीक है? अगर इतना भी सही से करने लगोगे ना, तो बहुत एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बहुत आउटपुट बढ़ने लगेगा तुम्हारा। ठीक है? फिर जैसे ये क्वेश्चन 2 पे आए, है ना, अब मान लो ये क्वेश्चन आसान था, ये 1 मिनट में ही हो गया, है ना। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारा आंसर टिक हो गया, तुमने टाइम देखा, टाइम हुआ है 4.5 मिनट। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जब आप अगले क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन 3 पे, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो
जब आप क्वेश्चन 3 पे आओगे, आपने देखा है कि 4.5 मिनट हुआ है और थर्ड क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम था अपने पास? 3 into 3 मतलब 9, तो 9 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन करने के लिए, ये क्वेश्चन करने के लिए अब आपके पास 4.5 मिनट है ना? अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन में आप आराम से 4.5 मिनट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? 4.5 मिनट अगर ये क्वेश्चन ले रहा है तो इसमें लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 तक इसका आंसर टिक करो, 4.5 में भी अगर आंसर टिक नहीं हो रहा तो फिर इसको छोड़ो, मतलब जिस स्टेप तक हुआ छोड़ो, फिर आगे बढ़ो। समझ में आया? टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है वो समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो जब ऐसा करते रहोगे ना तो उससे फायदा ये होगा कि एंड में आप देखोगे आपके पास कुछ टाइम बच जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखो, दो पॉसिबिलिटीज हैं, ध्यान से सुनना। जब आपने 3 मिनट टाइम डिसाइड किया है, कुछ क्वेश्चन 3 मिनट से ज्यादा टाइम लेंगे, है ना? ऐसा तो है नहीं कि हर क्वेश्चन एग्जैक्टली 3 मिनट लेगा। देयर विल बी टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन 3 मिनट से ज्यादा टाइम लेंगे, कुछ क्वेश्चन 3 मिनट से एक्चुअली कम टाइम लेंगे। तो जो क्वेश्चंस, ध्यान से सुनना, 3 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहे हैं उनके लिए आपने 3 ही मिनट दिया, ठीक है? लेकिन जो क्वेश्चंस 3 मिनट से कम टाइम ले रहे हैं, वो जितना भी टाइम ले रहे हैं उतना आपने पूरा टाइम दिया है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ने 1 ही मिनट लिया तो उसको आपने 1 मिनट दिया, है ना? तो यहां पर आपका 2 मिनट बच गया, आपके पास 2 मिनट आपने यहां पे बचा लिए, ठीक है? ऐसे इस कैटेगरी में जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर पर क्वेश्चन आप कुछ ना कुछ अमाउंट में टाइम बचा रहे हो, ठीक है? और जो क्वेश्चंस इस कैटेगरी में आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप 3 ही मिनट दे रहे हो, तो एंड में आपके पास कुछ टाइम बच जाएगा ना, 20 मिनट 22 मिनट जो भी है। ये मतलब कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं मैथमेटिकली? एंड में कुछ टाइम आपके पास बच जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस है ना? तो ये जो टाइम अब आपके पास बचेगा, ध्यान से सुनना, ये जो टाइम आपके पास बच जाएगा, अब उन क्वेश्चंस पे आओ जो आपने छोड़े हुए थे या जो पार्शियली किए थे, ठीक है? उसमें भी जब क्वेश्चंस करते हो तो यहाँ पर उसका इंस्ट्रक्शन लिख दिया करो, उससे बहुत फायदा होता है। जैसे मान लो, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अगर ये बहुत टफ है तो इसको लिख दो, ये वेरी टफ क्वेश्चन, ये नहीं होगा तुमसे, इसको लिख दो, ताकि जब दोबारा आओ ना तो पहले वेरी टफ क्वेश्चन ना करो। अब क्योंकि एंड में बात ये होती है ना कि जब आपके पास 20 मिनट है तो आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे ये 20 मिनट में करने के लिए, मानते हो ना ये बात? तो एंड में प्रेशर ज्यादा रहता है, तो 20 मिनट में आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे करने के लिए, और वो भी 10 क्वेश्चन कौन से? जो टफ है, जो आपने छोड़ दिए थे पहली बार में। तो ये 10 क्वेश्चन आप सारे नहीं कर पाओगे, है ना? तो इसमें फिर से अपन को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वेरी टफ, फिर मान लो आपने तीसरे क्वेश्चन में लिखा है कि क्वेश्चन इज इजी, है ना? कैलकुलेशन बस चेक करना है थोड़ा सा, तो ये वाला क्वेश्चन पहले करो, थर्ड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मत करो अभी, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन अभी मत करो, इसको जरूरत नहीं है, पहले थर्ड क्वेश्चन पूरा करो, क्योंकि आसान है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखना है। तो आखिरी में ये जो क्वेश्चंस होंगे, जो आखिरी के जो 10 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास 20 मिनट में, इसको भी आप टफनेस के ऑर्डर में करोगे, सीरियल नंबर के ऑर्डर में नहीं, ठीक है? तो अगर इस स्ट्रेटेजी से कोई स्टूडेंट पेपर कर रहा है तो वो अपने जितना भी उसने पढ़ा है वो उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएगा, जो भी उसका मैक्सिमम आउटपुट है। अगर उसने 200 नंबर के बराबर पढ़ा है तो उसके 200 के आसपास नंबर आ सकते हैं, अगर उसने 100 के बराबर ही पढ़ा है तो 100 के आसपास आ सकते हैं। लेकिन अगर आप रैंडम बिना स्ट्रैटेजी के पेपर को करोगे तो जिसने 250 के बराबर भी पढ़ा है उसके 100 नंबर भी आ सकते हैं, उसमें कोई मतलब उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ठीक है? स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑब्जेक्टिव पेपर अलॉन्ग विथ नॉलेज। किसी और को कोई डाउट पेपर के रिगार्डिंग, पेपर सॉल्विंग के रिगार्डिंग? ठीक है, तो फिर क्लास अपन टर्मिनेट करते हैं ना, अगली क्लास से अपन नया चैप्टर सर स्टार्ट नया करेंगे। चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा? स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन POC 2, उसको अपन स्टार्ट करेंगे। और मैं क्या कह रहा था, इसके क्वेश्चंस मतलब मेरे एंड पे ऑफिशियली ये शीट कंप्लीट हो गई है, लेकिन तुम्हारे एंड पे नहीं हुई है। तुम जब भी करो, जिस भी दिन करो, जो भी डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे को पर्सनली भेजते रहना, ठीक है? तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू।